लाइट्स कैमरा एक्शन। गुड मॉर्निंग। ओके बच्चों, सरकार जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हम पढ़ रहे क्या? सेक्शन नंबर 7 सब सेक्शन नंबर 2 की फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसका क्लोज नंबर ए बोलता है वो सारे ट्रांजेक्शन जो कहां कवर है? शेड्यूल नंबर 3 में कवर है, आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उसमें हमने जो पैरा पढ़े वो मैं वापस से बोल रहा हूं बेटा। फर्स्ट, services by an employee for his employer in the course of or in relation to his employment। पर डायरेक्टर ने इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर सर्विसेज दी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगी, जीएसटी लगता है आरसी में बेटा। याद आया बेटा आपको? हाँ है ना भाई? नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट जो एक्स एम्प्लॉय था बेटा, याद आया बेटा आपको? अच्छा, कोर्ट ने कोई चार्जेस लिए, कोर्ट फी वगैरह बेटा, सर सप्लाई ऑफ सर्विस सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा। फिर सर देश के नेता लोगों ने जो भी अपनी नेता की कैटेगरी में जो रेम्युनरेशन अर्न किया है इन द कैपेसिटी ऑफ नेता, याद आया बेटा आपको? सर उनको जो ऑनररी मिला इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पैरा नंबर 4 बोलता है क्या? सर अंतिम सेवा, हाँ है ना भाई? नो जीएसटी। पैरा नंबर 5 बोलता है सेल ऑफ लैंड एंड एक्सेप्ट 70 फ्लैट सेल ऑफ बिल्डिंग इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? रिवाइज हो गया बेटा पूरा? पक्का? पैरा नंबर 6। हर पॉइंट को इतना अच्छा पढ़ो बेटा कि उस पर जैसे क्लिक किया आपको पूरा पिक्चर याद आ जाए बेटा। समझे मेरी बात? सर देश के नेता लोग जैसे ही बोला आपको पूरी कहानी याद आनी चाहिए बेटा उसकी। क्लियर? मैं आपसे बार बार कह रहा हूं और रोज कहूंगा और कंटिन्यूसली कहूंगा क्योंकि मेरे को दिल में बात बैठा नहीं है आपकी कि डेली बेस पे पढ़ना है बेटा। मेरी गारंटी है आपसे बेटा, जिस तरह से मूवीज याद होती है ना बेटा, मूवीज गारंटी जीएसटी याद करा के दूंगा मैं आपको। सर 3 इडियट्स वो डायलॉग था ना, क्या बोलता है वो यार? आलिस बोल तो ये वाला था बेटा, वो जहां पना तुसी, आप समझो बेटा मेरी बात को, तोहफा कबूल करो। याद आया बेटा? इधर ध्यान। सर आप समझिए, मैंने 3 इडियट बोला और केवल एक्शन किया, सब कहानी याद आ गई। लोगों को तो वीडियो सीन भी याद आ गया उसका बेटा, हाँ है ना? समझे मेरी बात? सर पर सर जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो, जो आप पढ़ते हो वो सर उसको याद करते हो, इतना टाइम उसमें इन्वेस्ट करते हो, फिर भी वो याद नहीं होता है। क्यों? विजन ही नहीं है सर उसका, हाँ है ना? क्लियर? वो विजुअलाइज ही नहीं हो रखा है आपको यार। क्लियर? उस वजह से आपको कई बार क्या होता है, उसको हम 3 बार याद करते फिर भी भूल जाते सर। ठीक है? पर अगर आपने विद एग्जाम्पल प्रैक्टिकली हर चीज को समझा है तो बच्चों को गारंटी है सर आपको नो डाउट रिवीजन की जरूरत पड़ती है क्योंकि वो रोज रोज काम नहीं आता है, पर हाँ सर जैसे आपने रिवाइज कर लिया उसको, यहाँ एक बार फिट हो गया, 100% वो एग्जाम्पल ऐसा फिट होगा कि आपको हर पॉइंट अपने आप याद आएगा बेटा। ओके? एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे आपको, इसलिए सेम डे पढ़िएगा बेटा आप बस। ओके मालिक? आइए सर, गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। Goods means every kind of movable property. It excludes money and security, but it includes actionable claim. याद आया बेटा पॉइंट? This is the only act जहां लिखा है goods includes actionable claim। पता है क्यों? ये भाई जुआ खेल रहा है। ड्रीम 11 पे टीम बनाया सर, सट्टा खेलती है बेटा, ये जुआ खेलती रोज बेटा, है ना? सर कसिनो, है ना? जंगली रमी पे आओ ना महाराज, है ना भाई? सर इन सब महाराज पे जीएसटी लगता है। एक मिनट, पहले इन सब पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी बेटा, बिफोर जीएसटी। बिफोर जीएसटी इन सब पे एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, हर स्टेट वाइज अलग अलग टैक्स लगता था बच्चों, हाँ है ना भाई? और वो भी जीएसटी में मर्ज हुआ। सो टू कंटिन्यू द जीएसटी ऑन दीज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, गवर्नमेंट ने क्या किया? पहले एक्शनेबल क्लेम को गुड्स की स्कोप में लाए और उसके बाद शेड्यूल 3 में लिख दिया क्या? सारे एक्शनेबल क्लेम्स आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। है ना भाई? वापस सुनना बेटा, पहले क्या किया बेटा? एक्शनेबल क्लेम को गुड्स के स्कोप में लेके आ गए ताकि जीएसटी के दायरे के अंदर आ जाए बेटा ये। फिर सारे एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया एक्सेप्ट
स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, और सर जिन पे जीएसटी लगाना था उन पे लगाया, बाकी सबको बाहर कर दिया बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? जुआ खेलोगे तो जीएसटी देना पड़ेगा। क्लियर सर? अब स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में क्या क्या आता है बेटा? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स मीन्स एक्शनेबल क्लेम्स इन्वॉल्व्ड इन और बाय वे ऑफ बेटिंग, कैसीनो, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी और ऑनलाइन मनी गेमिंग। क्लियर? समझे मेरी बात? फर्दर द एप्लीकेबल रेट ऑफ जीएसटी ऑन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम इज 28%। वो ठीक, रेट ऑफ टैक्स छोड़ो बेटा। समझे मेरी बात? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम में बेटिंग, सट्टा खेल रहे हो बेटा, कैसीनो, गैम्बलिंग, जुआ खेल रहे हो बेटा आप, सर हॉर्स रेसिंग, जुआ खेलते ना बेटा वहां पे भी, हाँ है ना सर, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये सब इसमें कवर होता है। इसलिए इन पे टैक्स लगाने के लिए, इन पे टैक्स लगाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? एक्शनेबल क्लेम को पहले गुड्स के स्कोप में डाला और फिर सारे ही एक्शनेबल क्लेम को बाहर कर दिया एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। बोलो यस सर। चलिए सर, जैसे आपने लॉटरी टिकट परचेज किया उस पर जीएसटी लगता है। आपने जुआ खेला, सट्टा खेला, जैसे कैसीनो गए बेटा, गोवा है ना कैसीनो वगैरह बेटा, वहां आपने कॉइन परचेज किया बेटा, वेगस तो बेटा इंडिया में का है ना, जीएसटी तो इंडिया का टैक्स है बेटा, जीएसटी इज लेविड इन इंडिया बेटा, है ना बेटा? ओके सर। सर इधर सर, हाँ तो वेगस में भी होगा बेटा, पर जीएसटी मैंने वहां नहीं देखा बेटा, मैं गया ही नहीं इसलिए बेटा। सर सुनना, और वो याद है 200 नॉटिकल माइल बेटा, बस जीएसटी उतना ही होता है बेटा। ओके सर। इधर सर मान लो सर आपने, सर हाँ आपने, हमने सर कैसीनो गए बेटा गोवा, वो कॉइन परचेज किया बेटा, तो 1 लाख रुपए के कॉइन लिए अगर आपने, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगेगा। अरे हाँ ना नितिन कुमार, जीएसटी लगता है। अरे क्लियर? पक्का? डन। तो इन केस ऑफ जीएसटी स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी लगता है बेटा, बाकी पे नहीं लगता बच्चा, और रेट ऑफ टैक्स इज 28%। यहां तक क्लियर? यार मेरे दिल में एक बात हो रही है यार, सर एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, है ना? तो आपने स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम की बात तो कर दी, सर कोई एग्जांपल हमको एक्शनेबल क्लेम का भी तो जिस पे जीएसटी नहीं लगता है बेटा, कोई लेके एग्जांपल मस्त वाला बेटा? आवाज नहीं आ रही, ओए ले लू क्या? चलो आप मुझे बताओ, एक्शनेबल क्लेम की एग्जांपल को है क्या आपके पास बेटा? किसको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम? ऐसा क्लेम जिसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हो बेटा। एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए कोई अच्छा एग्जांपल? अरे भाई डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल्स, अरे ये सब क्या एक्शनेबल क्लेम है? लोन अकाउंट्स, दीज आर ऑल एक्शनेबल क्लेम्स। अब इसके ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं बेटा? मैं बताऊं आपको एक एग्जांपल। चलिए सर, आपने ये कभी एक्ट का नाम सुना है क्या बेटा? सरफेसी एक्ट। कैसे? विच में नाम लिया इसका? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। है ना भाई? सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002। यस या नो? समझे मेरी बात बच्चों? क्लियर? ये मैंने पूरा एक्ट का नाम नहीं बोला, केवल पूरा एक्ट नहीं बोला, केवल नाम बोला बेटा, सरफेसी एक्ट 2002। सुनना बच्चों ध्यान से, थोड़ा सा आइडिया दे रहा बेटा मैं, वैसे आपको आइडिया है ये, पर फिर भी वापस दे रहा मैं आपको आइडिया, क्योंकि मैंने एज्यूमेशन आपको कुछ भी नहीं आता बेटा। सर अब सरफेस एक्ट के थ्रू क्या होता है, जैसे मान लो आईसीआईसीआई बैंक है बेटा, मान लो कोई आईसीआईसीआई बैंक है, दोनों सर इसके पास 100 करोड़ के एनपी अकाउंट है बेटा। कितने? 100 करोड़ के। क्लियर? अब जिस बैंक के बैलेंस शीट में जितने एनपी अकाउंट होते हैं उतनी उस बैलेंस शीट को खराब माना जाता है बेटा। खराब मतलब लोग उसकी वैल्यू नहीं करते, लगता है बैंक डूब जाएगा, लॉस में आ जाएगा साहब, तो दे वांट टू राइट ऑफ द एनपीएस ऑलवेज बेटा, है ना? तो क्या हुआ साहब, सर आरबीआई ने क्या किया, सर एक बॉडी बनाई, नाम क्या रखा बेटा? सर असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बेटा, इस एक्ट के थ्रू बेटा, एआरसी, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज।
मैंने कंपनी, जब मैं आर्टिकलशिप करता था मुंबई में बेटा, तो मैंने एक कंपनी का इंटरनल ऑडिट किया था सर। उसका नाम है क्या, मान लो नाम तो कुछ और था, एसरेक इंडिया लिमिटेड बेटा, मान लो नाम ये था बेटा, एसरेक इंडिया लिमिटेड असेट रिकंस्ट्रक्शन। एस मतलब ऐसे असेट रिकंस्ट्रक्शन बेटा, हाँ है ना भाई, सुनना बच्चे ध्यान से, ओ होशियारी सर, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एसरेक इंडिया लिमिटेड। सर क्या होता है सर, आईसीआईसी बैंक क्या करता है, वो 100 करोड़ का जो इसका एनपीए का पोर्टफोलियो है सर, वो सरफेसी एक्ट के थ्रू उस एनपीए अकाउंट का ऑक्शन करता है बेटा। क्या करता है बेटा, ऑक्शन। और उसमें सरफेसी एक्ट के थ्रू जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज बनी होती है बेटा, वो सब उस ऑक्शन में पार्टिसिपेट करती है बेटा, बिडिंग करती है बेटा। जो हाईएस्ट बिड करेगा उसको वो ये एनपीए अकाउंट बेच दिए जाएंगे, हाँ है ना सर। अब मान लो वहां बिडिंग हुई और एसरेक इंडिया लिमिटेड ने 100 करोड़ का एनपीए का पोर्टफोलियो 7 करोड़ में परचेज कर लिया। कितने में, केवल 7 सीआर में मालिक। अच्छा आईसीआईसी बैंक को तो 7 करोड़ जो आया वो भी प्रॉफिट ही तो है बेटा, क्योंकि उसकी बुक्स में तो वैल्यू कितनी थी बेटा, 0। उनको जो आया 7 करोड़ भी प्रॉफिट है बेटा एक तरह से। अब इस सरफेसी एक्ट के थ्रू वो जो लोन अकाउंट है उनसे अमाउंट रिकवरी करने का राइट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सर वो राइट अराइज हो गया किसके पास, एसरेक के पास। अब वो सारे लोन अकाउंट में जो डायरेक्टर होंगे, जो लोग उन्होंने लोन लिया है, उनसे रिकवरी करने का राइट आ गया किसके पास, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास। अब ये 100 करोड़ में से एक भी रिकवरी नहीं हो तो भी एसरेक का, 100 के 100 रिकवर हो जाए तो भी एसरेक का। इसने तो 7 करोड़ में परचेज कर लिया बेटा। 7 करोड़ में क्या परचेज किया इसने, 7 करोड़ में क्या परचेज किया इसने, एनपीए इज कॉल्ड एक्शनेबल क्लेम। सर वो क्या है, लोन अकाउंट है ना बेटा यार। तो सर आईसीआईसी बैंक ने क्या बेचा है बेटा, एक्शनेबल क्लेम बेचे बेटा। कितने में बेचा बेटा, आवाज आ रही, कितने में बेचा बेटा, 7 सीआर में। इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। आया मजा बेटा, आया, डन। अभी कभी भी आपको प्रैक्टिकली इश्यू नहीं आएगा, शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई बच्चों, हाँ है ना भाई, क्लियर। मेरे को देखो लॉ पढ़ाने में टाइम नहीं लगता बेटा, पर ये एग्जांपल समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। आपको वरना आपको याद कर दूं, एक्सटर्नल के मार नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, क्या कर लोगे इसका बेटा, क्या कर लोगे आप मुझे बताओ, कुछ नहीं कर पाएंगे ना यार। ये अब समझ में आ गया, अब जीवन भर कुछ ना कुछ कर लोगे बेटा आप। अरे क्लियर, एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ठीक है मालिक। अच्छा ये एग्जांपल मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन फॉर्म में भी आपको दे रखा है। ओके ये पैरा नंबर 6 खत्म होता है। अब पैरा नंबर 6 के बाद क्या था बेटा, 7, 8 और 8B दे रखा है बेटा। ये 3 पॉइंट और है जो आपके सिलेबस में नहीं आते, मैंने हटा रखे बेटा। ओके अभी क्या है बेटा, 9 और 10 जो अभी नए ऐड हुए बेटा। ओके बच्चों, अच्छा बीच में मेरे से मिस्टेक नहीं हुई बेटा, ठीक है ना, वो सिलेबस में नहीं इसलिए हटाया हुआ बेटा, क्योंकि वो कस्टम से रिलेटेड है बेटा। किससे रिलेटेड बेटा, और कस्टम आपके सिलेबस में नहीं आता, इसलिए इंस्टीट्यूट ने आपके कोर्स में नहीं रखे वो पॉइंट बच्चों। ओके चलिए पॉइंट नंबर 9 इधर ध्यान। मालिक पता है आपको, एक मस्त पॉइंट बताऊंगी आपको यार। चलो अगेन बिजनेस सीख ले थोड़ा सा बेटा। को इंश्योरेंस अरेंजमेंट, को इंश्योरेंस क्या होता है बेटा, बताऊं मैं आपको। चलिए मान लो, अच्छे से नहीं मान रहे बेटा, मान ले बेटा, गुड। चलिए ध्यान देना बेटा। ये आपके प्रिंटेड नोट्स में नहीं मिलेगा बेटा। प्रिंट मतलब क्लास नोट्स मैंने शेयर किया तो उसमें नहीं, ये आप देखिएगा बेटा। अभी आप मान लो को इंश्योरेंस अरेंजमेंट बेटा,
सर मान लो कोई एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी बेटा, जिसकी वैल्यू लगभग 100 करोड़ की बेटा, सुनना, उसका इंश्योरेंस किया बेटा। अरे क्या किया बेटा? इंश्योरेंस, यस, को इंश्योरेंस मतलब ज्वाइंट इंश्योरेंस बेटा। सुनना, अब सर 100 करोड़ का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किया है कि कल को उस प्रॉपर्टी में आग लग गई, कुछ हो गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, तो सर वो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी? कंपनसेट करेगी बेटा। पर सर 100 करोड़ एक साथ देने अगर पड़ गए तो उस इंश्योरेंस कंपनी का इंश्योरेंस कौन करेगा बेटा? हाँ है ना भाई। सर इसलिए जब भी इस तरह की बड़े रिस्क होते हैं, वहां पे लोग 2-3 लोग मिलके क्या करते हैं? एक साथ इंश्योरेंस करते हैं कि सर मिल बांट के रिस्क शेयर कर लेते हैं यार। हाँ है ना भाई, होता ना यार ऐसा यार। सर अकेले डायरेक्ट टैक्स नहीं पढ़ा, अकेले टैक्स नहीं पढ़ा पाएगा तो डायरेक्ट टैक्स इसने पढ़ा दिया, इनडायरेक्ट टैक्स इसने पढ़ा दिया बेटा। अरे क्लियर? तो सेम वे को इंश्योरेंस, समझ लो मेरी बात बेटा। सर तो इसमें क्या होता है बेटा? एक होता है लीड इंश्योरर बेटा, हाँ है ना। एक होता है कौन? को इंश्योरर बेटा, हाँ है ना भाई। सर तो लीड इंश्योरर ने क्या किया? जो इंश्योर्ड था बेटा, जिसकी प्रॉपर्टी थी, जिसने इंश्योरेंस कराया, उससे मान लो 10 सीआर का प्रीमियम चार्ज कर लिया बेटा। प्रीमियम क्या होता है बेटा? वो लाइफ इंश्योरेंस कर रहा है या जो भी इंश्योरेंस कर रहा है उसके लिए फीस दी बेटा आपने, दैट प्रीमियम इज चार्जेबल टू जीएसटी बेटा। अरे हाँ है ना भाई, इस पे जीएसटी लगता है, ये तो कोई डाउट ही नहीं बेटा। ठीक है मालिक। अच्छा, अब लीड इंश्योरेंस ने क्या किया? ये 10 करोड़ का प्रीमियम चार्ज किया। अब सर ये पूरा का पूरा प्रीमियम तो इसकी रेवेन्यू नहीं है ना यार बेटा, क्योंकि मिलके को इंश्योरेंस कर रहे बेटा। तो इन दोनों के अरेंजमेंट के हिसाब से सपोज ये लीड इंश्योरेंस क्या करेगा? इसको 4 करोड़ रुपए का प्रीमियम इसको शेयर करेगा बेटा। भाई अपने पास 6 करोड़ रखे या 5-5 करोड़ रख लिए, जो भी इनका बीच का अरेंजमेंट है बेटा, हाँ है ना भाई। क्लियर? तो खुद ने रखे 6 करोड़ और इसको दे दिए कितने? 4 करोड़ बेटा। बोलो यस सर, आवाज नहीं आ रही ओए। अब अगर मान लो 10 करोड़ पे पूरे पे ही इस लीड इंश्योरेंस ने जीएसटी पे कर दिया बेटा, तो 4 करोड़ पे अलग से टैक्स पे करने का कोई फायदा निकलता है क्या बेटा यार? ये भाई या तो 6 करोड़ पे ये पे करे और 4 करोड़ पे ये टैक्स पे करे, अल्टीमेटली 10 करोड़ बस प्रीमियम बेटा। आवाज नहीं आ रही ओए। अब पूरे ही 10 करोड़ पे अगर लीड इंश्योरेंस ने जीएसटी पे कर दिया, अब उसमें से 4 करोड़ रुपए शेयर किए किसके साथ में बेटा? को इंश्योरेंस के साथ में, तो क्या उस पर अलग से जीएसटी लगाने की जरूरत है क्या बेटा यार? क्योंकि दैट 4 करोड़ इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट 10 करोड़ बेटा। जब 10 करोड़ पे जीएसटी लग गया तो देयर इज नो नीड ऑफ पेइंग टैक्स अगेन ऑन रुपीज 4 सीआर। डबल टैक्सेशन लगाने का क्या फायदा बेटा? हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात? तो एक तरह से क्या हुआ बेटा? लीड इंश्योरेंस ने बिल लिखा होगा इंश्योर्ड को 10 करोड़ के प्रीमियम का बेटा, और उस पर जीएसटी लगा दिया बेटा। फिर को इंश्योरेंस को बोला कि तू मुझे 4 करोड़ का बिल लिख दे, मैं तेरे को 4 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर देता हूं बेटा। तो को इंश्योरेंस जब बिल लिखेगा किसको? लीड इंश्योरेंस को, उस पर कोई जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? नो जीएसटी ऑन दिस, बिकॉज इस पे ऑलरेडी जीएसटी चार्ज हो चुका। क्लियर? कोई खास बात? पढ़ो सर, ये लो। एक तरह से वो 6 करोड़ और 4 करोड़ अपॉर्चुनिटी तो हो रहा है यार, अपॉर्चुनिमेंट हो रहा है ना यार। पढ़ो, द एक्टिविटी ऑफ अपॉर्चुनिमेंट ऑफ द को इंश्योरेंस प्रीमियम by the lead insurer to the co-insurer for the insurance services jointly supplied by the lead insurer and co-insurer। वो लोग क्या करें? jointly co-insurance कर रहे हैं ना दोनों मिलके यार बेटा यार। to the insured in co-insurance arrangement, पर कंडीशन क्या है? subject to the condition that lead insurer pays GST on the entire amount of premium paid by the insured। हाँ है ना भाई, अगर लीड इंश्योरेंस ने पूरे 10 करोड़ पे जीएसटी पे कर दिया है, तो जो को इंश्योरेंस को वो प्रीमियम शेयर कर रहा है, अपोर्शन कर रहा है, उस पे अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा? पॉइंट डन। लॉजिकल है कि इलॉजिकल है? पक्का बेटा? डन। अब सोचो, अब पढ़ने का तरीका समझो। यही अगर हमने एग्जाम्पल से बात नहीं करी होती, डायट या लैंग्वेज पढ़ने लगते तो क्या करते हैं? विजन ही नहीं बनता है सर। फिर 4 बार पढ़ लो, 2 बार लिख दो, कुछ नहीं होता बेटा उससे। अरे क्लियर? अभी फिट हो गया पॉइंट? आवाज नहीं आ रही ओए? यस। आइए पॉइंट नंबर 10 बेटा। अब इसमें क्या हुआ बेटा? अभी हमने पढ़ा को इंश्योरेंस बेटा, अब हम पढ़ रहे क्या? री इंश्योरेंस। क्या पढ़ रहे बेटा हम? अब री इंश्योरेंस में क्या होता है वो समझना बच्चा।
ओ भाई री इंश्योरेंस अरेंजमेंट, नजर इधर। मान लो कोई प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की बेटा, अगेन क्लियर। जैसे आप सर, क्या नाम बेटा? लव्य। आपके पास कोई प्रॉपर्टी कितने की बेटा? 100 करोड़ की बेटा। आपने बजाज इंश्योरेंस से क्या कराया बेटा? इंश्योरेंस कराया बेटा, हाँ है ना भाई? अरे क्लियर सर। अब बजाज इंश्योरेंस ने क्या किया बेटा? 100 करोड़ का तो उसे काम ना हो पाएगा, तो इसने क्या किया आगे? री इंश्योरेंस करा दिया। किससे? कोई अच्छी कंपनी नाम बोलो बेटा। जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेटा, हाँ है ना भाई? उसे क्या करा दिया? री इंश्योरेंस करा दिया बेटा। इधर ध्यान। अब सर 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का, ओ भाई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करने का उसने प्रीमियम चार्ज किया था, कितना बेटा? सपोज 10 CR बेटा, हाँ है ना भाई? पर एक्चुअली देखा जाए तो बजाज इंश्योरेंस ने तो क्या किया है सर? एक तरह से बिजनेस लेके आया बेटा, और उसको री इंश्योरेंस करा दिया। किससे? जनरल इंश्योरेंस से बेटा। पूरा का पूरा 100 करोड़ का प्रीमियम, 100 करोड़ का प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस किसने किया बेटा? जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर। तो सर जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? भाई मैं री इंश्योरेंस करा रहा हूं, प्रीमियम तो मेरे को दे। तो बजाज क्या बोलेगा? भाई साहब पूरा 10 करोड़ का प्रीमियम तेरे को दे दूंगा, तो मैं क्या सवाल सवाल करने पैदा हुआ क्या? मैं मेरा कमीशन काटूंगा ना यार। बजाज ने बोला मेरा कमीशन है 1 CR बर्डन, तो बाकी कितना बचा इसका? 9 CR इज द प्रीमियम फॉर जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेटा, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही ओए? अब इसमें क्या हुआ बेटा? डॉक्यूमेंटेशन इस तरह के होते हैं जिसके अंदर डिस्क्लोज किया जाता है कि री इंश्योरेंस कर रहा है कौन? जनरल इंश्योरेंस कंपनी बेटा। तो बजाज ने क्या किया? 10 CR लिया, किसे? इंश्योर्ड से, अपना 1 करोड़ रुपए कट किया, और रिमेनिंग 9 CR किसको ट्रांसफर कर दिया? जनरल इंश्योरेंस को बेटा, हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही ओए? क्लियर। तो एक तरह से देखा जाए तो बजाज इंश्योरेंस ने अपना कमीशन लिया है कितना बेटा? 1 CR, हाँ है ना भाई? तो देखा जाए ना बेटा, इधर इधर नजर इधर, तो मैं इस 9 CR को ऐसे लिख दूं क्या बेटा? 9 CR को मैं ऐसे लिख दूं क्या बेटा? 10 CR माइनस 1 CR। क्या 10 CR क्या है बेटा? मुझे बताना एक बार। 10 CR क्या है? टोटल प्रीमियम, हाँ है ना भाई? 1 CR क्या है? कमीशन, बजाज का कमीशन बेटा। सीडिंग कमीशन बोलते हैं इसको बेटा। क्या बोलते हैं बेटा? CEDING बेटा। इसने बिजनेस सीड किया बेटा, कमीशन लिया है, बिजनेस लाया है बेटा। एक मिनट सुनना बेटा, लैंग्वेज में बता दूंगा आपको बेटा, 2 मिनट समझिए बेटा। सर तो एक तरह से इंश्योरेंस अल्टीमेटली किया किसने बेटा? जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बेटा। उसने प्रीमियम कितना चार्ज किया है? 10 CR। प्रीमियम चार्ज कितना किया बेटा? 10 CR। वो तो बजाज ने अपना 1 CR क्या कर दिया? कट किया है। बाकी देखा जाए तो 10 CR वो प्रीमियम, उसमें से 1 CR उसने दिया है किसको? बजाज को। सो अल्टीमेटली 9 करोड़ उसके पास आया है, पर उसका प्रीमियम था कितना बेटा? 10 CR, हाँ है ना मालिक? वो तो अकाउंटिंग एंट्री की वजह से 9 CR नेट उसने पे किए बेटा। बाकी प्रीमियम कितना है उसका बेटा? 10 CR। तो सर अगर 10 CR पे पूरे पे GST पे कर दिया किसने? जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने बेटा। किसने पे कर दिया बेटा? इफ द जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज पेड द GST ऑन एंटायर रुपीज 10 CR, तो आप मुझे बताओ ये जो कमीशन का 1 CR जो कट किया किसने? बजाज इंश्योरेंस ने। तो एक तरह से बजाज इंश्योरेंस इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू GIC बेटा। बजाज इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू GIC फॉर कमीशन बेटा। अब पूरे 10 करोड़ रुपए का GST लग गया, तो 1 CR पे अलग से GST लगाने की जरूरत है क्या बेटा? तो GST 1 CR पे क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बट कंडीशन क्या बेटा? एग्जेम्प्ट मतलब नो GST बेटा। कंडीशन क्या बेटा? कि पूरे 10 CR पे GIC ने पूरा GST पे किया होना चाहिए बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर। कंडीशन क्या है? इस 10 CR पे GST मस्ट हैव बीन पेड बाय
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बेटा, यस या नो? क्लियर? देखना ध्यान से बेटा। आइए अब इसको विजन रखिए, दिमाग में रखना। सर्विसेज बाय इंश्योरर, इंश्योरर कौन था बेटा? बजाज, टू दी री इंश्योरर फॉर विच सीडिंग कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन इज डिडक्टेड फ्रॉम दी री इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा। हाँ है ना भाई? प्रीमियम कितना था? 10 CR का। ये री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना बेटा? ये लिखता हूं बेटा 10 CR। ये कमीशन कितना बेटा? 1 CR। ओके, सीडिंग कमीशन बोल दो या री इंश्योरेंस कमीशन बोल दो बेटा इसको, ठीक है? री इंश्योरेंस प्रीमियम कितना था बेटा? 10 CR पेड बाय द इंश्योरर टू द री इंश्योरर बेटा, सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट। अच्छा एक वापस पढ़ना शुरू से, कि बजाज ने जो अपनी सर्विसेज दी, बजाज ने कौन सी सर्विस दी बेटा? अपनी कमीशन वाली सर्विस। अरे कौन सी सर्विस? कमीशन। उस कमीशन पे जीएसटी एग्जम्प्ट होगा, मतलब जीएसटी नहीं लगेगा। एग्जम्प्ट नहीं बोलने का, शेड्यूल 3 मतलब नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। जब सप्लाई नहीं तो जीएसटी लगता ही नहीं है, जीएसटी लगता ही नहीं तो एग्जम्प्ट की बात नहीं आती बेटा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जीएसटी लगेगा ही नहीं बेटा, है ना? सर बजाज ने जो अपनी कमीशन वाली सर्विसेज दी है इस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर अगर कंडीशन क्या है? अगर जीएसटी इज पेड बाय द री इंश्योरर, मतलब जीआईसी बेटा, ऑन दी ग्रोस री इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज 10 CR पेएबल बाय द इंश्योरर टू दी री इंश्योरर इंक्लूसिव ऑफ द सेड कमीशन और री इंश्योरेंस कमीशन बेटा। हाँ है ना भाई? सर कमीशन अगर नहीं काटता तो प्रीमियम कितना था बेटा इसका? 10 CR। पूरे 10 CR पे अगर री इंश्योरेंस प्रीमियम पे अगर री इंश्योरेंस कंपनी ने जीएसटी पे किया है तो वो 1 CR जो सेडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन था उस पर जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। शायद समझ में आ गया बेटा मेरा पॉइंट? आवाज नहीं आ रही? ओए क्लियर? समझे मेरी बात? डन। एक्चुअली क्या है बेटा, अगर मान लो 1 CR का बिल जो बजाज ने लिखा किसको? जीआईसी को बेटा, उस पर जीएसटी अगर लग भी जाता तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता ना बेटा यार। किसको आईटीसी मिलता? जीआईसी को बेटा, क्योंकि जीआईसी ने एक तरह से सर्विसेज ली बजाज की बेटा। हाँ है ना भाई? उस पर जीएसटी लग भी जाता तो क्रेडिट मिल जाता ना बेटा यार। क्या गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा रेवेन्यू कुछ मिलने वाला था क्या यार? बस इस इंडस्ट्री के अंदर कोई टैक्स पे नहीं कर रहा था, अननेसेसरी झगड़े हो गए बेटा। गवर्नमेंट बोलती टैक्स लो, सर हमने बोला टैक्स देके करेंगे कि भी क्या बेटा, आपको वैसे भी क्या मिलने वाला है? आईटीसी मिलने वाला है। हाँ है ना सर? तो गवर्नमेंट बोला ठीक है सर, ये जान दो, कॉम्प्लिकेट क्यों करे, लेट इट बी सिंपल ओनली बेटा। कि हमको 10 CR पे जीएसटी आ रहा है, हमको सर 1 CR पे चार्ज करके वापस क्रेडिट देने से कुछ एक्स्ट्रा फायदा नहीं हो रहा, तो जीएसटी लगाने का नहीं बच्चा। बोलो यस सर। हाँ है ना भाई? आई रिपीट, अगर कभी भी री इंश्योरेंस हुआ है, क्या हुआ बेटा? तो री इंश्योरेंस कंपनी ने अगर ग्रॉस प्रीमियम पे जीएसटी पे कर दिया है इंक्लूडिंग द कमीशन अमाउंट ऑल्सो, तो सर जो ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी थी जिसने कमीशन चार्ज किया किससे? री इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस कमीशन पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसको बोलते हैं सीडिंग कमीशन या री इंश्योरेंस कमीशन बेटा। क्लियर? डन। भारत माता की जय। कोई खास बात? कोई खास बात? डन। चलिए सरकार, टफ पॉइंट नहीं था, नया पॉइंट था। इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ देने के लिए दोनों पॉइंट ऐड किए बेटा। ओके अच्छा, ऊपर वाले पॉइंट में क्या था? को इंश्योरेंस। क्या था बेटा ऊपर? को इंश्योरेंस में क्या था बेटा? जॉइंट इंश्योरेंस था बेटा उसमें। तो जो लीड इंश्योरेंस था उसने पूरे 10 CR पे जीएसटी पे कर दिया, तो जो आगे को इंश्योरेंस को उसने 4 करोड़ पे किया, उस पे अलग से जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। इधर सर पूरा 10 CR किसका था? री इंश्योरेंस कंपनी का था बेटा, उसने पूरे 10 CR पे जीएसटी पे कर दिया, तो जो मेन इंश्योरर था बेटा उसने अपना कमीशन चार्ज किया, उस कमीशन पे जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। दोनों मॉडल समझ में आया बेटा आपको? आवाज नहीं आ रही? ओए क्लियर? डन। आइए, ये शेड्यूल 3 खत्म होता है अब। और खास बात पता है आपको सर, ये दोनों जो पॉइंट नंबर 9 और 10 थे ना बेटा, ये आए कब? 1 नवंबर 24 से आया बेटा, जबकि जीएसटी कब से आया बेटा? 1 जुलाई 17 से आया। तो एक सर्कुलर और इश्यू किया डिपार्टमेंट ने, बोला कि सर ये जो आपने शेड्यूल 3 के अंदर एंट्री इंसर्ट करी है बेटा, दोनों इंश्योरेंस वाली, ये दोनों इंश्योरेंस वाली एंट्री तो कब से आई है बेटा? 1 नवंबर 2024। बट व्हाट अबाउट 1 जुलाई से लेकर 31 अक्टूबर 2024? 1 जुलाई 17 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का क्या होगा? पुराने झगड़े को खत्म करने के लिए सर मोदी सरकार ने पता है क्या किया? लोकसभा इलेक्शन ध्यान है आपको बेटा? लास्ट ईयर कितनी सीट आई? 242 के आसपास कुछ आई थी बेटा। एक्सपेक्टेड कितना था? 300 प्लस आएगी बेटा। 400 आई। कितनी समझ में आया बेटा? पता है क्यों? बिजनेसमैन सब नाराज थे बेटा, बिजनेसमैन बहुत सारे नाराज थे बेटा।
मिडिल क्लास की बात कर रहा हूं मैं आपसे बेटा, जिसको इग्नोर किया गया कुछ टाइम तक, है ना सर? समझना बात को ध्यान से, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन था सारे लोग नाराज थे सर, उनकी कोई सुनवाई नहीं करता था, दादागिरी चल रही थी बेटा ऊपर। सर सीटाई कम, तो समझ में आ गया कि मिडिल क्लास जनता को आप इग्नोर नहीं कर सकते। जैसे ही 242 सीट आई है सर, लगभग 30 सर्कुलर इशू है, 30 कितने 30 जीएसटी के अंदर, 30 से 35 सर्कुलर, और पता है जितने पेंडिंग डिस्प्यूट थे सबको रिजोल्व किया गवर्नमेंट ने। और पता है यहां पे क्या लिखा कि सर 1 जुलाई 17 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक जिसने टैक्स पे किया कर दिया कोई बात नहीं, जिसने नहीं पे किया मत पे करना, चलो जान दो। क्या बोला मालिक? अगर क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी को ऑफिसर्स परेशान कर रहे थे साहब कि आप तो जीएसटी दो, कहां एग्जम्प्ट है, कहां लिखा है साहब टैक्स पे नहीं करना है, क्लियर? तो डिपार्टमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीबीआईसी ने क्या किया, सर्कुलर इश्यू करके बोला कि नहीं कुछ मत बोलो इनको, जो हो गया टैक्स पे नहीं किया जान दो। इसको बोलते हैं क्या सर, एज इज वेरीज बेसिस। क्या बोलते बेटा उसको? कि अगर ये दोनों ट्रांजेक्शंस पे अगर जिसने टैक्स पे नहीं किया उससे हम नहीं मांगेंगे, जिन्होंने पे कर दिया तुम रिफंड लेने मत आना, बस जो हो गया सो हो गया, एज इज वेर इज, मतलब जैसा है वैसा रहने दो साहब। सारे पुराने डिस्प्यूट खत्म किए उन्होंने इस तरह के कई सारे। ओके पढ़ लेना यहाँ पे, फर्दर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द एक्टिविटीज और ट्रांजेक्शन स्पेसिफाइड इन पैरा नंबर 9 and 10 अबव is regularized for the period from 1st July 17 to 31st October 2024 on as is varies basis, मतलब जो जैसा था वैसा रहने दो साहब, जिन्होंने टैक्स पे नहीं किया मत करो, अब उनको परेशान मत करो साहब। अच्छा गोइंग फॉरवर्ड तो वैसे भी टैक्स नहीं लगेगा बेटा, पहले वाले पीरियड के लिए भी एक तरह से बोल दिया कि ठीक है जान दो, है ना? अच्छा वैसे पुराने पीरियड के लिए क्वेश्चन आपके लिए कभी भी नहीं आएंगे बेटा, करंट पीरियड के लिए आएंगे, पर मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया कि आखिर क्या चीज है ये, क्लियर डन। और इसी के साथ शेड्यूल नंबर 3 खत्म होता है। अब आया मजा? कोई टफ पॉइंट? ओके चलिए, अब कुछ सर्कुलर्स थे उसके बारे में बात कर लेता मैं आपसे बेटा, उसमें से कुछ सर्कुलर मैंने आपको पढ़ा रखे हैं बच्चों। तो सर सबसे पहला सर्कुलर इज रिगार्डिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, जो मैं आपसे ऑलरेडी बात कर चुका है ना भाई। ओ भाई साहिल भाई और दीप भाई एंड हर्षित, ये तीनों किसी कंपनी के डायरेक्टर, कंपनी तो डूब गई भाई। इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है जिसपे सेक्शन नंबर 194J का टीडीएस कटता है, तो दैट इज नॉट इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय, दैट विल बी चार्जेबल टू जीएसटी, दैट टू अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। याद आया पॉइंट? पर अगर इन दी कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय अगर आपको कोई रेम्यूनरेशन मिलता है जिसपे 192 सेक्शन का टीडीएस करता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो ऐसे केस में दैट इज neither supply of goods nor supply of service because that is paid in the capacity of employee and no GST will be charged। है ना भाई? अरे क्लियर क्या? पक्का डन? कोई खास बात? ओके सर ये सर्कुलर याद दे रखा है जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका बेटा, कोई खास बात इसमें? चलिए सर परक्विजिट्स याद है क्या बेटा? परक्विजिट्स अरे पढ़ा चुका हूं ना भाई। सर अगर किसी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया है, अगर कुछ फैसिलिटीज दी है, जैसे कंपनी की कार दी बेटा, अरे हाँ है ना भाई, कई सारे परक्विजिट कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑफर करती है, बट दैट परक्विजिट्स आर ऑलवेज गिवन टू द एम्प्लॉय बिकॉज उसने एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को लिए काम किया है यार, इन द कैपेसिटी ऑफ एम्प्लॉय उसको ये मिला है रेम्यूनरेशन। क्लियर? इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ये सैलरी का पार्ट ही है बेटा, हाँ है ना मालिक? कोई खास बात? चलिए सर बस ये दो ही सर्कुलर आपके कोर्स में, बाकी सर्कुलर आपके सिलेबस से हट गए बेटा। क्लियर डन? समझा कि नहीं समझा बच्चों? आवाज नहीं आ रही ओए? और इसी के साथ शेड्यूल 3 खत्म होता है। अब हमने क्या पढ़ा बेटा अभी? ओ भाई सेक्शन नंबर 7 चल रहा है बेटा। क्या बोलता है सेक्शन नंबर 7? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A बोलता है जो ऑलरेडी सप्लाई है उनमें जिन ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट था वो शेड्यूल 2 में डिफाइन करके बोल दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, ये सप्लाई ऑफ सर्विस है। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 बोलता है क्या? दिमाग खराब मत करना मंगल, फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। है ना भाई? उसका क्लोज नंबर ए बोलता है क्या? रेफर करें शेड्यूल नंबर 3 विच इज कॉल्ड नेगेटिव लिस्ट ऑफ सर्विसेज, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके। अब सर क्लोज नंबर बी बोलता है क्या? ध्यान देना बेटा,
गवर्नमेंट के पास पावर है दैट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल दे कैन नोटिफाई सर्टेन एक्टिविटीज जो परफॉर्म कर रहा है कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब मोदी जी, स्टेट गवर्नमेंट मतलब हर स्टेट में ही बेटा आप देख रहे हो, शिंदे भाई, फडणवीस, हाँ है ना भाई, फडणवीस जी, अरे यस नो सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी विच इज मैनेज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा, क्लियर, एंड लोकल अथॉरिटी बेटा, हर म्युनिसिपैलिटी वगैरह जो होती है बेटा, हर लोकल शहरों में बेटा, हाँ है ना भाई। अगर इन्होंने कोई सर्विस दी है एज ए पब्लिक अथॉरिटी, इन्होंने कोई जिसके लिए फीस चार्ज किया इन्होंने बेटा, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि उनमें से कुछ एक्टिविटी को नोटिफाई करके बोल देंगे कि दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन पे कोई जीएसटी नहीं लगाने का। और एट प्रेजेंट 2 नोटिफिकेशन दे रखे बेटा, कितने, 2, बता दूं मैं आपको बेटा, पहले बताऊं कि पहले दूसरा बताऊं बेटा मैं, हाँ जी, पहले वाला या पहले दूसरा वाला बेटा, हर बार पहले वाला पहले आता है, इस बार दूसरा वाला पहले कर लेते बेटा अपन। सर तीसरा अब बेटा आएगा बेटा, तब लाएंगे बेटा इसको, ओके, अभी तक 2 ही है बेटा। सर सुनना होशियारी, कब दारू पी बेटा आपने, गुड बेटा, गुड गुड गुड, नीचे दुकान में मिलती है ना बेटा, नहीं मिलती ना बेटा। सर क्या हर किसी दुकान पर अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन मिल सकता है क्या, नहीं, क्यों, लिकर सर्व करने का लाइसेंस जिसके पास होता है वही लिकर सर्व कर सकता है, वरना लिकर सेल नहीं कर सकता। इनफैक्ट रेस्टोरेंट में भी देखिएगा आप, रेस्टोरेंट भी वही रेस्टोरेंट अल्कोहल लिकर सर्व कर सकते हैं जिनको अल्कोहल लिकर सर्व करने का लाइसेंस है, हाँ है ना। और अल्कोहल लिकर सर्व करने का लाइसेंस कौन देता है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट बेटा, वेरी गुड। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है बेटा। अब स्टेट गवर्नमेंट, सुना बेटा, सुनना, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू गिव दी लाइसेंस, और लाइसेंस के लिए वो एप्लीकेशन फी चार्ज करते हैं बेटा, लाइसेंस फी चार्ज करते हैं, कौन चार्ज करता है बेटा, स्टेट गवर्नमेंट, क्लियर, समझे मेरी बात। सर तो पॉइंट नंबर 2 यही कहता है कि उस लिकर सर्व करने के लाइसेंस की जो फीस होती है, एप्लीकेशन फी जो होती है, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, जो भी फीस चार्ज करी स्टेट गवर्नमेंट ने बेटा, हाँ है ना भाई, यस, ये रहा, सॉरी, द एप्लीकेशन फी और लाइसेंस फी टू सर्व द अल्कोहल लिकर जो स्टेट गवर्नमेंट ने चार्ज किया, इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सेकंड पॉइंट, जो पहला फर्स्ट पॉइंट था, जो मैंने सर फर्स्ट नहीं पढ़ाया और अब मैं उसको सेकंड में पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैंने सेकंड टाइम पे फर्स्ट पढ़ा दिया बेटा, हाँ है ना भाई, बोलू मैं बेटा पढ़ा। सर अगर कोई एक्टिविटी जो आर्टिकल नंबर 243W ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है बेटा, या कोई एक्टिविटी जो आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कवर है बेटा, वो काम अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है, तो ऐसे केस में उसके जो भी चार्जेस चार्ज किए उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। नहीं है ना मजा बेटा, तो मुझे पता है ना, एग्जाम्पल नहीं दिया मैंने, तो कल बोला है अभी तक। आर्टिकल नंबर 243W में क्या कवर है, म्युनिसिपैलिटी के काम, किसके काम कवर है बेटा, म्युनिसिपैलिटी के काम कवर है, किसमें बेटा, आर्टिकल नंबर 243W, और आर्टिकल नंबर 243G में कवर है पंचायत वाले काम बेटा। सर आर्टिकल नंबर 243G ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कवर्स कौन से काम बेटा, फंक्शंस विच आर गिवन टू पंचायत, हाँ है ना मालिक, ओके, सुनना बात को ध्यान से। आर्टिकल नंबर 243G वाला काम, कौन सा वाला काम, आर्टिकल नंबर 243G वाला काम किसका है, पंचायत का। जैसे गांव में रोड बनाना बेटा, रोड लाइट लगवाना बेटा, ताकि अंधेरे में बेटा, सर समझे मेरी बात, हाँ सर म्युनिसिपैलिटी के काम कहाँ लिखे बेटा, आर्टिकल नंबर 243W में बेटा, साफ सफाई कराना, स्लम इंप्रूवमेंट, हाँ है ना, स्ट्रीट लाइट मेंटेनेंस का काम बेटा, अरे ऐसे नो, ये सब कहाँ लिखा है बेटा, आर्टिकल नंबर 243W, म्युनिसिपैलिटी के एरिया के अंदर ये काम करना। यही काम अगर गांव में कराना तो पंचायत का काम लिखे बेटा ये। अब काम है म्युनिसिपैलिटी का कि पुणे को साफ करना है,
स्वच्छ पुणे, सुंदर पुणे, हरित पुणे, स्मार्ट सिटी बेटा। हाँ है ना भाई, पर पुणे को साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बेटा। मोदी जी ने बोला पुणे को हम साफ करेंगे। हाँ है ना भाई। सर सुनना बात को ध्यान से। अब सर कचरा, सर सुनो, स्लम इंप्रूवमेंट या आपके सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बेटा। क्लियर? ये कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नाउ सेंट्रल गवर्नमेंट विल डू दी ऐसा एक्टिविटी जो आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू में कवर है बेटा, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट चार्जेस लेगी बेटा। किससे? म्युनिसिपैलिटी से बेटा। हाँ है ना भाई। वो एक्टिविटीज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गांवों के अंदर रोड बनानी बेटा, जो आर्टिकल नंबर 243 जी में कवर है बेटा। सर वो काम किसने लिया? स्टेट गवर्नमेंट ने लिया बेटा। मान लो फॉर एग्जांपल, तो स्टेट गवर्नमेंट जो चार्जेस लेगी किससे? पंचायत से। दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मतलब ऐसा कोई काम जो आर्टिकल नंबर 243 डब्ल्यू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है या कोई आर्टिकल नंबर 243 जी में कोई काम लिखा है। अब वो उन आर्टिकल में क्या क्या काम लिखे वो याद नहीं करना, मैंने तो एग्जांपल दिया आपको बेटा। क्वेश्चन हमेशा आपको देगा ये आर्टिकल 240 डब्ल्यू वाला है या 243 जी वाला काम है बेटा। क्लियर? उसमें कोई काम लिखा है और वो काम किसने किया है? किसने किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी ने परफॉर्म किया है, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। भारत माता की जय। बात समझ में आपको मेरी है? ठीक है। और सेकंड नोटिफिकेशन था क्या बेटा? स्टेट गवर्नमेंट ने लिकर सर्व करने का लाइसेंस अगर आपको दिया है, उसके लिए लाइसेंस फी या एप्लीकेशन फी चार्ज करी, तो इट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। कोई जीएसटी नहीं लगेगा उस लिकर सर्व करने के लाइसेंस की एप्लीकेशन फी भी बेटा। हाँ है ना सर? क्लियर? इसी के साथ सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 खत्म होता है। अब क्लियर? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 3 अभी कोई काम का नहीं है बेटा, पर बता देता हूं उसमें क्या लिखा है। उसमें नोटिफिकेशन इश्यू करने का पावर दिया है, पर अब तक उस सेक्शन में कोई नोटिफिकेशन इश्यू नहीं हुआ, इसलिए अभी काम का नहीं है बेटा। ठीक है? आप पूछेंगे उसका एग्जांपल, तो एग्जांपल नहीं है मेरे पास। ठीक है मालिक, क्योंकि है ही नहीं तो कैसे देंगे एग्जांपल। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 3 गवर्नमेंट बोलता है क्या? गवर्नमेंट के पास पावर है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल वो चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं कोई ट्रांजैक्शन को कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहलाएगा, और ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहलाएगा। अगर मान लो इंडस्ट्री में कोई डिस्प्यूट हो जाता है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो जो ट्रांजैक्शन शेड्यूल नंबर 2 में दे रखे वो तो है ही है बेटा। उसके अलावा किसी और ट्रांजैक्शन में डिस्प्यूट हो गया तो पावर दे दिया, और पावर देके गवर्नमेंट क्या कर सकता है? नोटिफाई कर सकता है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है भाई, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, और ये ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं है। दिमाग खराब मत करना बेटा। हाँ है ना? पर एट प्रेजेंट ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ ही नहीं, कोई इंडस्ट्री में झगड़ा हुआ ही नहीं, तो कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं। हाँ है ना भाई? पावर देके रखा है गवर्नमेंट को कि फ्यूचर में कभी डिस्प्यूट हो तो आप ऐसा डिफाइन कर सकते हो। और इसी के साथ पूरा सेक्शन नंबर 7 खत्म होता है। अब अरे क्लियर? पक्का बच्चों? यस, ये था क्या? सप्लाई का डेफिनेशन। आई होप समझ में आया बच्चों आपको। अरे क्लियर? समझिए मेरी बात को। सर हमने एक डेफिनेशन पढ़ी है, देखा जाए तो एक पेज की डेफिनेशन भी नहीं है, पर शायद सर हमारे 2-3 लेक्चर लग गए इसके अंदर बेटा, ज्यादा इनफैक्ट। कारण क्या है सर? पॉइंट ये है कि हर पॉइंट में, पॉइंट के सब पॉइंट में, सब पॉइंट के सब पॉइंट में भी क्या है? ट्रांजेक्शन है बेटा। और आपको ट्रांजेक्शन डिफाइन कराना इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। क्लियर? लॉ पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है, उसके ट्रांजैक्शन को समझाने में टाइम लगता है बच्चों, फिर उसको अप्लाई करते हैं हम लोग, और उसके बाद समझते हैं पॉइंट क्या है बच्चों। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बच्चों। यस नो? अरे पक्का? 100% डन। सर ये पॉइंट खत्म होता है। अब सेक्शन नंबर 7। चलिए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं क्या बेटा इसका? देखना एक बार अल्टीमेटली हुआ क्या। सेक्शन नंबर 7 ने डिफाइन किया सप्लाई को। हम सप्लाई क्यों पढ़ रहे? क्योंकि सप्लाई पे जीएसटी लगता है। द टैक्सेबल इवेंट अंडर जीएसटी इज सप्लाई। सप्लाई होगा तो जीएसटी लगेगा। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स, उसमें लगभग सारे ट्रांजैक्शन आए थे। हाँ है ना भाई? उसमें लगभग सारे ट्रांजैक्शन आ जाते हैं कि साहब ये सप्लाई में आते हैं, क्योंकि क्लोज नंबर ए ही बोल देता है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई सच एज सेल, एक्सचेंज, बार्टर, ट्रांसफर वगैरह वगैरह। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स क्लोज ए, डबल ए, बी और सी, इसमें मोर और लेस सारे ट्रांजैक्शंस आ जाते हैं बच्चों। क्लियर? फिर सबसेक्शन 1 ए बोलता है क्या?
जहां डिस्प्यूट है कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, वहां शेड्यूल 2 में डिफाइन करके देख लेना कि वो गुड्स है कि सर्विस है बेटा, पर वो ट्रांजेक्शन सप्लाई होना चाहिए इस पर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? नहीं 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 नहीं, दीज आर नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। हाँ है ना भाई, समझे मेरी बात कि ये सप्लाई ही नहीं है सर। फिर सबसेक्शन 3 में पावर दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं होगा, और ये सप्लाई ऑफ सर्विस होगा, सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं होगा। क्लियर मालिक, समझे मेरी बात? तो देखा जाए तो मेन जो टारगेट दिया हुआ है वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में दिया है बेटा। हाँ है ना भाई, सबसेक्शन 1 इन्हें तो केवल शेड्यूल 2 में बताया कि ये गुड्स है और ये सर्विस है बेटा। सबसेक्शन 2 ने बोला नहीं नहीं नहीं, इन पे जीएसटी नहीं लगेगा। सबसेक्शन 3 में पावर दे रखा है केवल कि ये गुड्स होगा, ये सर्विस नहीं होगा, ये सर्विस होगा, ये गुड्स नहीं होगा बेटा। हाँ है ना सर? पिक्चर क्लियर है क्या पूरी आपको? क्लियर? तो किसी भी ट्रांजेक्शन को अगर आपको डिफाइन करना है कि सप्लाई है कि नहीं है, तो पहले कहा जाएंगे बेटा सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1। अब मैं आपको अप्रोच दे रहा हूं बेटा, मैंने अब आपको हर इंडिविजुअल पॉइंट पढ़ा दिया बेटा। अब मैं आपके सामने एक दो बातें ऐसी करूंगा जिससे आपको लॉ अप्लाई करना आ जाएगा बेटा। कोई नया केस अगर आपके सामने आ गया और आपसे पूछा बता सप्लाई है कि नहीं है, तो कैसे आप आंसर देंगे? अब जो बोल रहा हूं उससे आपका आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है बच्चों, अभी आपको हर इंडिविजुअल पॉइंट मैंने पढ़ा दिया बेटा। ठीक है, एक पॉइंट देता हूं, मजा आएगा आपको बच्चों। मान लो सर इन केस ऑफ जीएसटी, क्या बोला सर? एक क्वेश्चन दूं मैं आपको बेटा। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि आपसे आंसर नहीं आएगा बेटा। आ जाए तो अच्छा है, बोनस है बेटा। ठीक है, आप कोशिश करना, आ जाए तो बहुत अच्छी बात है बेटा, गुड। आप स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करना कि सप्लाई में कहां आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा। जल्दबाजी मत करना, मेरे को आंसर यस है नो में नहीं चाहिए बेटा। 1 मिनट लो, 2 मिनट लो, चलेगा बेटा, हम डिस्कस भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं क्या बनाता हूं बेटा? दवाई। सर मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल कंपनी है साहब, क्या बनाते बेटा? ड्रग्स बेटा, वेरी गुड, दवाई दवाई बेटा। क्लियर? अब सर हम क्या करते हैं कि जो दवाई बनाई है उसकी मार्केटिंग करने के लिए डॉक्टर्स को फ्री सैंपल देते बेटा हम लोग। देखा होगा आपने, डॉक्टर्स के हॉस्पिटल के बाहर वहां एमआर होते सर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स बेटा, जो सैंपल देके देते डॉक्टर को बेटा, ताकि उनकी दवाई का मार्केटिंग हो पाए बच्चों। ठीक है, तो सर हमने उसको बोलते हैं फिजिशियन सैंपल्स। क्या बोलते हैं सर उसको? फिजिशियन सैंपल्स। फिजिशियन मतलब डॉक्टर, उनके लिए जो सैंपल हमने दिए। अब सर हमने पता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर 1 करोड़ की दवाई एज अ फ्री सैंपल सर डॉक्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, जस्ट टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट बेटा। फिजिशियन सैंपल्स गिवन बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट टू डॉक्टर्स थ्रू आउट द कंट्री वर्थ ₹1 CR, पर उनसे पैसा नहीं लिया बेटा कोई भी। बताओ सप्लाई है कि नहीं? दिस इज माय क्वेश्चन बेटा। 1 करोड़ की दवाई दी बना के बेटा, मैन्युफैक्चर करके बेटा, है ना, विदाउट एनी कंसिडरेशन। सर बताइए सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा? दिस इज माय क्वेश्चन बेटा। देखिए कभी भी लाइफ में आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि ये पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन सप्लाई है कि नहीं है, तो कहा जाएंगे आप। अब मैं आपको स्टेप सिखा रहा हूं बेटा, आपको मैं स्टेप सिखा रहा हूं ताकि आपका आंसर परफेक्ट आए। हो सकता है जो आंसर आप दे रहे हो वो सही हो, बट आई डोंट नीड सही आंसर, आई नीड परफेक्ट आंसर। कहा जाएंगे आप? सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1 सप्लाई इंक्लूड्स। क्लोज नंबर ए क्या बोलता है? इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के लिए तो था पर कंसिडरेशन नहीं। क्लोज ए हटाओ। डबल ए एओपी बीओई और उसके मेंबर्स के लिए बोलता है, हटाओ। क्लोज बी बोलता है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, हटाओ। क्लोज नंबर सी है भाई किसके लिए? विदाउट कंसिडरेशन के लिए बेटा। यहां पे आ जाओ, देखते शेड्यूल नंबर 1 में कहीं कवर है क्या? उसमें 4 पैरा दे रखे बेटा। फर्स्ट पैरा बोलता है क्या? परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द असेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। क्यों नो? क्यों? स्टॉक आपका असेट नहीं होता है? असेट का मतलब क्या? फिक्स असेट होता है क्या? असेट में भी करंट असेट ऑल्सो ना यार। हाँ, पर क्या बोला बेटा इसने? आप असेट वाली जगह गलत थे बेटा।
आपका आंसर सही था बेटा, परफेक्ट नहीं था। तो सर परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस, वहां तो कवर होता है बेटा। वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, अरे भाई दवाई तो मैंने बनाई है रे, दवाई तो मैंने बनाई है, दवाई क्या मैंने खरीद के उसका आईटीसी लिया था क्या बेटा? नहीं, इसलिए पैरा 1 में कवर नहीं हो रहा है बेटा। समझे मेरी बात? आपका आंसर सही था, बाय लक, लॉजिक सही नहीं था बेटा आपका। ओके हाँ, उसके होता है इनपुट में मैंने आईटीसी लिया हो, मशीन के लिए मैंने आईटीसी लिया हो, सर्विसेज ली थी उसके लिए मैंने आईटीसी लिया हो, पर उस दवाई का मैंने आईटीसी नहीं लिया था बेटा। हाँ है ना भाई? समझा कि नहीं समझा बच्चों आपको? क्लियर? दवाई तो मैंने मैन्युफैक्चर करी ना यार बेटा, जैसे लैपटॉप परचेस करके मैंने उसका आईटीसी लिया था, फिर उसको मैंने परमानेंटली डोनेट कर दिया बेटा, तो गड़बड़ थी बेटा वहां पे, इसलिए सप्लाई में कवर होता था बेटा। या दवाई तो मैंने मैन्युफैक्चर करी बेटा, तो सर पैरा 1 में कवर नहीं होता। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, आई हैव नॉट टेकन एनी आईटीसी ऑफ दीज मेडिसिन्स, इसलिए पैरा 1 में कवर नहीं हुआ। हां, इसके लिए जो इनपुट काम है उसका मैंने आईटीसी लिया था बेटा, पर मैंने दवाई का आईटीसी नहीं लिया था बेटा, इसलिए पैरा 1 में कवर नहीं हुआ। सेकंड पैरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ पर्सन टू हिज रिलेटेड पर्सन और अ डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। क्या रिलेटेड पर्सन को दिया गया बेटा? डिस्टिंक्ट पर्सन को दवाई दी गया बेटा? नहीं। पैरा नंबर 3, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, क्या वो है क्या केस? नहीं। पैरा नंबर 4, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, याद आया बेटा आपको? वो भी नहीं है बेटा। पैरा 4 में भी कवर नहीं हुआ, मतलब शेड्यूल 1 में कवर नहीं हुआ। शेड्यूल 1 में कवर नहीं हुआ मतलब सप्लाई में कहीं पे भी कवर नहीं हुआ। और सर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कवर नहीं हुआ, मतलब आगे तो बात आती नहीं, क्योंकि सबसेक्शन 1A जो बोलता है शेड्यूल 2 वाला बेटा, वो तो सप्लाई में होगा तो शेड्यूल 2 देखने का बेटा। सबसेक्शन 2 तो वैसे भी क्या है, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा, हाँ है ना? तो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में कवर नहीं हो, मतलब सप्लाई नहीं। सप्लाई नहीं मतलब मैंने अगर मेडिसिन फ्री बांट दी 1 CR की, तो उस पर कोई जीएसटी पे करने की जरूरत नहीं है। भारत माता की जय। शायद मजा आएगा बेटा आपको, हाँ है ना भाई? यस। पता है मैंने आपको ये एग्जांपल नहीं सिखाया, मैंने आपको सप्लाई की पूरी डेफिनेशन वापस रिवाइज करा दी। सेकंड थिंग, मैंने आपको ये कैसे रिवाइज करते हुए समझा दिया और लोगों को कैसे अप्लाई करते हुए सिखा दिया, प्लस प्रैक्टिकल कोई केस अगर आपका अगर आएगा तो आपको मैंने एक विजन दे दिया कि कैसे सोल्व करने का बेटा, हाँ है ना मालिक? क्लियर? डन। अब तक मैंने हर इंडिविजुअल केस को समझाया था आपको, अब सप्लाई एज अ होल कैसे अप्लाई करते वो मैंने आपको समझा दिया। भारत माता की जय। है ना बच्चों? तो लॉजिकली आप खुद सोचो ना यार, मान लो नीचे बिल्डिंग के बाहर कोई अगर फ्री गुड्स बांट रहा है तो क्या जीएसटी पे करेगा ऑफिस जाके क्या? बस वही तो बात है, हाँ है ना सर? दवाई बांटी किसको? डॉक्टर्स को, समझे? फ्री में बांटी किस बात का जीएसटी बच्चों? हाँ, रिलेटेड पर्सन को दिया होता तो बात अलग थी बेटा। उन गुड्स के परचेस पे अगर आईटीसी लिया था तो बात अलग थी बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? डन। भारत माता की जय। इसी के साथ ये सेक्शन नंबर 7 पूरा खत्म होता है। अब ये था क्या आपका सप्लाई की डेफिनेशन, शिद्दत के साथ शायद आपको समझ में आया बेटा। क्लियर मालिक? पक्का? डन। तो सर ये था आपका सेक्शन नंबर 7। सर ये सर्कुलर भी मैंने आपको पढ़ा दिया बच्चों, ठीक है? अच्छा वो लिकर लाइसेंस याद आया बेटा आपको? लिकर सर्व करने का जो लाइसेंस मिलता है उस पे जीएसटी माफ है, किसी और लाइसेंस की फीस पे जीएसटी माफ नहीं है। तो ये जो पॉइंट है ना एग्जम्पशन वाला, ये जो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, दिस इज ओनली फॉर लिकर सर्व करने वाला लाइसेंस, किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सर्कुलर ने क्लेरिफाई किया, ठीक है सर, कोई खास बात नहीं। सर आइए एक दो सर्कुलर और है वो भी देख लेते बेटा। किसी होल्डिंग कंपनी ने, किसने बेटा? सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स हेल्ड किए हुए बेटा, तो केवल शेयर्स हेल्ड करना ही सप्लाई है क्या? शेयर्स आप मान लो किसी सब्सिडरी कंपनी के होल्डिंग कंपनी बेटा, तो क्या कोई सप्लाई हुआ है क्या यार? और एनीवे सिक्योरिटीज आर नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज ना यार, और आपने तो कुछ सप्लाई किया होता तो सप्लाई होता ना यार। मियर होल्डिंग ऑफ द शेयर्स बाय द होल्डिंग कंपनी ऑफ द सब्सिडरी कंपनी डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एनी सप्लाई एट ऑल, देयर इज नो ट्रांजैक्शन एज सच यार, कोई जीएसटी की बात नहीं आएगी। हाँ,
होल्डिंग कंपनी ने कुछ माल बेचा होता, कोई सर्विसेज दी होती किसको, सब्सिडरी कंपनी को, तो बात अलग थी बेटा, या वाइस वर्सा होता तो बात अलग थी। केवल मियर होल्डिंग ऑफ द शेयर डज नॉट मीन कि कोई सप्लाई हुआ है यार, ठीक है, पढ़ लीजिए। इश्यू whether the activity of holding the shares by a holding company of the subsidiary company will be treated as supply of goods or not, or supply of service or not, and whether the same will attract GST or not। बेटा सर securities are neither goods nor services, हमने पढ़ा ना goods और service की definition बेटा, goods exclude money and securities, service exclude money and securities बेटा, हाँ है ना भाई। therefore sir purchase or sale of shares or security is neither supply of goods nor supply of service, इसलिए mere holding of the share by the holding company of the subsidiary company does not constitute any taxable supply at all, और उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, हाँ है ना भाई। अरे क्लियर, कोई खास बात? चलिए, जुआ खेला बेटा, कैसीनो पढ़ ले क्या हमने बेटा, ये बेटिंग गैम्बलिंग याद है बेटा आपको, कैसीनो ये सब क्या है, सप्लाई के स्कोप में आते हैं बेटा, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम है और इन सब पे जीएसटी लगेगा। 28% जीएसटी की रेट है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, ठीक सर। तो सर अगर मान लो कोई कैसीनो में आप एंट्री लेते हो बेटा, एंट्री टिकट है उसके बेटा, कोई एंट्री फीस है या एडमिशन चार्ज है बेटा, तो ऐसे केस में उस पर जीएसटी लगेगा, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। सेकंड सर बेटिंग गैम्बलिंग, अगर आप, अरे है ना भाई, कैसीनो में गए 1 लाख रुपए की कॉइन खरीदे बेटा, सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर जीएसटी लगेगा, कोई खास बात बच्चों? अच्छा सर 28% जीएसटी लगेगी बेटा, और खास बात पता है आपको, 100 रुपए का अगर आपने सट्टा खेला तो उस पर 28% जीएसटी है, 28 रुपये बेटा, 100 रुपए को इंक्लूसिव नहीं मानेंगे बेटा, मतलब 128 रुपए देंगे, 128 रुपये देंगे तो 100 के कॉइन आपको मिलने वाला है बेटा, समझे मेरी बात? तो दिस रुपीज 100 इज द वैल्यू ऑफ दिस बेटिंग गैम्बलिंग एटसेट्रा, उस पर 28% टैक्स अलग से लगेगा बच्चों, क्लियर? अच्छा अब जुआ खेला उसमें जीत गए बेटा आप, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है यार, हाँ है ना, उस पर इनकम टैक्स लगता रहेगा बेटा, वो आपकी इनकम है यार, हाँ है ना भाई। चलिए, एंड हॉर्स रेसिंग अगर आपने किया है तो ऐसे केस में वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर भी जीएसटी लगेगा, कोई खास बात? अरे क्लियर, अगेन 28% जीएसटी लगता है बेटा। अरे यस या नो, बेटिंग खेला आपने तो जितना, सर बुकी होता ना, बुकी बेटा, उसको बोलते बुक मेकर, क्या बोलते बेटा उसको? बुक मेकर, लाइसेंस्ड बुक मेकर, बुकी होता ना सर, जो सट्टा खिलवाते हैं बेटा आपको, लाइसेंस्ड बुक मेकर हो गया, या उनको टोटलाइजेटर भी बोलते हैं बेटा, इन्होंने जो पैसा लिया है उस पर 28% जीएसटी लगता है, कोई खास बात इसमें बेटा? चलिए सरकार, ये मैंने आपको जो समराइज करा था बेटा कि सप्लाई किसको में कौन सा ट्रांजेक्शन आएगा कि नहीं आएगा, जो मैंने मेडिसिन का एग्जांपल दिया था बेटा, वो फ्लो चार्ट मैंने आपको दे रखा है यहाँ पे, क्लियर? अच्छा एक और बात ध्यान रखना, अगर कोई ट्रांजेक्शन सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग सप्लाई के स्कोप में आ जाता है, फिर जरूर चेक करना क्या वो शेड्यूल 3 में कवर होता है क्या बेटा। भाई सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 2 में अगर कवर होता है कि नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, तो उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है? अगेन कोई खास बात बच्चों? नहीं सर। आइए बेटा, अब अगला पॉइंट आता है सेक्शन नंबर 8, छोटा सा सेक्शन है, अच्छा सेक्शन है बेटा, सुनना बात को ध्यान से। सर सप्लाई समझ में आया कि नहीं आया, मुझे पहले ये बताया बेटा आप, पक्का मालिक? आइए अब हम पढ़ते हैं सेक्शन नंबर 8, सर कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स्ड सप्लाई। अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा, मस्त वाला एग्जांपल दूं क्या बेटा आपको यार? मान लो कॉम्बो सेल, सर सुनना, कॉम्बो सेल की बात कर रहा हूं सेक्शन नंबर 8 में बेटा। अच्छा एग्जांपल दूं बेटा, मान लो अगर आपने, चलो और भी अच्छा है, चलो मान लो आप गोवा घूमने गए बेटा, माहौल एकदम शानदार वाला बेटा, सर अब गोवा आप घूमने गए, वहां आपने किसी होटल में स्टे किया बेटा, होटल का रूम रेंट था ₹5000 पर डे बेटा, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट एंड डिनर बेटा, हाँ है ना भाई, खाना इंक्लूडेड बेटा उसमें, यस या नो? कितने में बेटा? तो आप मुझे बताओ वो 5000 रुपए में होटल वाला क्या सर्विस दे रहा है बेटा? अकोमोडेशन सर्विस भी दे रहा है अलोंग विद द फूड। अरे यस या नो? आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता है यार? ये होता कि नहीं होता है भाई यार? ये क्लियर? तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। क्या बोलते हैं उसको बेटा? तो सर
पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई ट्रांजेक्शन साथ में सप्लाई नहीं होता है पर जबरदस्ती कॉम्बो बना के सिंगल प्राइस में बेचा गया है तो उसको बोलते हैं क्या, मिक्स्ड सप्लाई। क्या बोलते हैं मालिक उसको? देखना ध्यान से, मैं यहां लिखता हूं या लिखा हुआ मैंने, उसको पढ़ेंगे तो मजा आएगा आपको बेटा। ये रहा सर, ये बंडल्ड सप्लाई है। क्या है मालिक? ये बंडल्ड कॉम्बो, कॉम्बो। अगर मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला बच्चे? अगर कंबाइन करके साथ में सप्लाई किए, क्लियर, तो उसमें आपको देखना पड़ेगा क्या वो नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है या आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई है। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? पहले बात करता हूं किसकी, नेचुरली बंडल्ड सप्लाई की। अगर वो नेचुरली बंडल्ड सप्लाई मतलब इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वो साथ में सप्लाई होते हैं यार। इफ दोज गुड्स और सर्विस और बोथ जो साथ में आपने सप्लाई किए हैं, दोज आर सप्लाइड इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस इन कॉन्जंक्शन विद ईच अदर, वो साथ में सप्लाई होते हैं यार। जैसे होटल विद रेस्टोरेंट बेटा, 5,000 रुपए का पैकेज बेटा आपका, हाँ है ना भाई, वो नॉर्मली साथ में सप्लाई होता है, तो इट इज कॉल्ड कंपोजिट सप्लाई। एंड इफ इट इज कंपोजिट सप्लाई, नाउ क्वेश्चन कम्स, उस 5,000 रुपए पर रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा? होटल अकोमोडेशन का लगेगा या रेस्टोरेंट का रेट ऑफ टैक्स लगेगा? क्योंकि 5,000 तो कॉम्बो प्राइस है बेटा, हाँ है ना मालिक? नाउ यू टेल मी ऑन ₹5,000 what rate of tax will apply, under which heading this service will be classified? सर तो उसके लिए सेक्शन नंबर 8 आया, और सेक्शन नंबर 8 बोलता है क्या, whenever more than one supplies are made together in conjunction with each other in the ordinary course of business, तो उसको बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। और ऐसे केस में सर उसमें प्रिंसिपल सप्लाई कौन सा है, उसमें मेन सप्लाई कौन सा है, वो देखिए आप, है ना मालिक? उसमें मेन सप्लाई कौन सा है वो देखिए आप, और पूरे 5,000 को उसमें क्लासिफाई कर दीजिए। पूरे 5,000 को ये मान लीजिए कि वो मेन सप्लाई ही किया आपने बेटा। तो आप मुझे बताओ आप गोवा क्यों गए बेटा? सॉरी गोवा क्यों गए वो छोड़ो, होटल वाले ने मेन सप्लाई कौन सा दिया बेटा? अकोमोडेशन, साथ में खाना था बेटा। होटल वाले का मेन काम खाना नहीं है बेटा, मेन काम क्या है? अकोमोडेशन अलोंग विद द फूड बेटा। क्लियर? तो ऐसे केस में इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में ₹5,000 पे पूरे पे होटल अकोमोडेशन के प्रोविजन लगेंगे। अब उस पे रेट हायर हो, लोअर हो, एग्जेम्प्ट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो होटल अकोमोडेशन के प्रोविजन है वो इस पे लग जाएंगे बेटा। क्लियर? एंड एंटायर 5,000 पे होटल के अकॉर्डिंग जो रेट ऑफ टैक्स होगा वो लग जाएगा। भारत माता की जय। अब सुनना बच्चों, इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजेक्शन टू ट्रांजेक्शन कि विच एलिमेंट इज प्रिंसिपल सप्लाई, कि कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगा कि मेन एलिमेंट क्या है। हाँ ना बच्चों, मैं आपको कुछ एग्जांपल देके और समझा सकता हूं कि प्रिंसिपल कंपोजिट सप्लाई के कुछ और एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको? अरे हाँ ना भाई, मान लो आपने सर मेरे से मार्कर परचेज किए बेटा। क्या परचेज किए बेटा? मार्कर्स। सरकार मैंने मार्कर्स आपको बेचे, सुनो बेटा, इनका फोन आया लव्य का कि सर 10,000 मार्कर भेज दो। कितने? 10,000 मार्कर भेज दो। मैंने कहा कहां भेज दे? बोले मेरे गोडाउन भेज दो, परचेज कर रहा है। सर अब मैंने 10,000 मार्कर का चार्ज किया 10 लाख रुपए बेटा। कितना? 10 लाख रुपए बेटा। अब 10 लाख में क्या है? मार्कर की कॉस्ट तो है ही है बेटा, ट्रांसपोर्टेशन भी तो है बेटा, उसमें पैकिंग भी तो है उसके अंदर बेटा। क्लियर? तो मैं केवल मार्कर नहीं बेच रहा, मार्कर के साथ में ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी भी करा रहा बेटा, पैकिंग वेकिंग भी किया है बेटा। हाँ है ना भाई? तो आप मुझे बताओ ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता बेटा यार? ये क्लियर? तो डिलीवरी तो होती ना बेटा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेटा। तो सर जो मैंने 10 लाख रुपए लिया है इसमें मार्कर भी है, पैकिंग भी है, डिलीवरी भी बेटा। क्लियर? इट इज ए कंपोजिट सप्लाई, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होते हैं। अब मुझे बताओ ये गुड्स और सर्विसेज से कम हो बेटा, डिलीवरी चार्जेस, डिलीवरी सर्विस, हाँ है ना, और गुड्स, इसका कॉम्बो है बच्चों। बताओ इसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है ना बेटा यार ये। सो एंटायर ₹10 लाख विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ सेल ऑफ मार्कर्स, और मार्कर पर जो रेट ऑफ टैक्स है वो लगेगा। भारत माता की जय। कोई खास बात? क्लियर? सो इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि कौन सा ट्रांजेक्शन क्या है, प्रिंसिपल एलिमेंट है। एक और एग्जांपल दूं बेटा मैं आपको, चलिए मान लो बुक प्रिंटिंग, या चलो फोटो की भी दुकान बेटा।
आपने फोटोकॉपी कभी न कभी कराई होगी बेटा जीवन में। तो जब फोटोकॉपी शॉप पे आप जाते हो बेटा, फोटोकॉपी शॉप पे जब जाते हो, वहां पे आप उसको बोलते हो कि इस पेपर का मेरे को फोटोकॉपी करके दो साहब। या हम भी जब बुक का प्रिंटिंग कराते हैं तो प्रिंटिंग प्रेस को हम हमारी बुक का सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करते हैं कि ये हमारी डिजाइन करी हुई बुक है, इसका प्रिंट करके दीजिए। अब जो प्रिंटर होता है, पेपर भी उसका होता है बेटा, प्रिंट करने की इंक भी उसकी होती है बेटा, हाँ है ना, और प्रिंटिंग करने की सर्विसेज भी उसकी बेटा। मान लो बुक प्रिंट करने का उन्होंने मेरे से 10 लाख रुपए चार्ज लिया। कितना चार्ज लिया बच्चों? 10 लाख रुपए। अब आप मुझे बताओ 10 लाख रुपए जो उसने चार्ज लिया है, इसमें प्रिंटिंग सर्विसेज भी है, पेपर भी उनका है, इंक भी उनका है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मुझे बताओ साथ में सप्लाई होता कि नहीं होता? मुझे बताओ यार। क्लियर? प्रिंटिंग इंडस्ट्री में तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में पेपर भी उन्हीं का होता है, इंक भी उनका होता है, प्रिंटिंग सर्विस भी उनकी होती है बेटा, हाँ है ना भाई? इट्स अ कंपोजिट सप्लाई। पर सर उसमें प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है? क्या पेपर बेचना उनका मेन काम है क्या? प्रिंटिंग सर्विस इज मोर एसेंशियल। सो एंटायर रुपीज जो भी 10 लाख रुपीज उन्होंने मेरे से चार्ज किया, दैट 10 लाख विल बी क्लासिफाइड अंडर द हेडिंग ऑफ प्रिंटिंग सर्विसेज। और प्रिंटिंग सर्विस में क्लासिफाई करेंगे। बोलो यस सर, हाँ है ना भाई? डन। कोई खास बात नहीं। ये कुछ एग्जांपल है, देयर में बी एन नंबर ऑफ एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। ओके चलिए सर, अब पर मान लो अगर कोई सप्लाई कॉम्बो आपने किया है, मोर देन वन सप्लाईज आर मेड टुगेदर, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते यार। क्लियर? उसको बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियली बंडल्ड सप्लाई, जहां पे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते पर सिंगल प्राइस चार्ज किया है। माइंड इट। क्या बेटा? इफ मोर देन वन गुड्स और सर्विस और बोथ साथ में सप्लाई किए बट फॉर अ सिंगल प्राइस, पर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होते सर, तो ऐसे केस में उसको बोलते हैं क्या? मिक्स्ड सप्लाई। एंड व्हेनेवर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ मिक्स्ड सप्लाई, तो ऐसे केस में सिंगल प्राइस चार्ज किया बेटा, तो किस रेट से टैक्स लगाऊं बेटा? हाँ है ना? तो वहां पे मेन एलिमेंट क्या है? कोई मेन नहीं, क्योंकि वो तो जबरदस्ती कॉम्बो बनाया गया है बेटा। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता ही नहीं बेटा। तो ऐसे केस में जब सपोज 5,000 रुपए का कॉम्बो बनाया, ₹5,000 का, अब एक गुड्स पे रेट है 18%, दूसरी गुड्स पे रेट कितना है? 28%। सर दोनों मिला के 5,000 रुपए सिंगल प्राइस चार्ज किया है, तो ऐसे केस में एंटायर ₹5,000 पर 28% टैक्स लगाएंगे। द गुड्स और सर्विस विच गिव्स इट द हाईएस्ट लायबिलिटी, पूरे 5,000 के कॉम्बो को उसमें क्लासिफाई कर देंगे और पूरे 5,000 पे 28% टैक्स लगेगा, प्रोपोर्शनेट नहीं करने का बेटा, है ना? उसको बोलते हैं क्या? मिक्स्ड सप्लाई, हाईएस्ट लायबिलिटी आएगी बेटा। बोलो यस सर। अभी तक क्या वो दिल तक आवाज नहीं पहुंची क्योंकि मैंने एग्जांपल नहीं दिया। अब आपकी आदत पड़ गई एग्जांपल की बेटा, हो जाना चाहिए बेटा इसका। एग्जांपल दूं मैं आपको बेटा? यस सर। अच्छा एग्जांपल दूं? चलिए, कभी मिठाई की दुकान देखी बेटा आपने? स्वीट शॉप। सर जैसे यहां से आप नीचे उतरेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, मंगल स्वीट शॉप दिखेगी बेटा आपको। या सर दिख रही ना बेटा आपको? मंगल स्वीट शॉप पर क्या मिलता है बेटा? मिठाइया। और सर गुलाब जामुन मिठाई नहीं होती क्या बेटा? सर होती, पर सर अभी शाम हो गई, भूख लग रही, तो हमको गुलाब जामुन दिख रहे हैं सर। बेकरी पे केक दिख रहा है बेटा, पेस्ट्री दिख रहा है, समोसा दिख रहा है सर, चॉकलेट्स दिख रही है, कचोरिया दिख रही है बेटा सर, जलेबी, रसगुल्ला। सर सुनना, मालिक मान लो आप मंगल स्वीट शॉप पे गए, वहां पे क्या मिलता है? मिठाई मिलती है, चॉकलेट मिलता है, नमकीन मिलता है ना, कुकीज बिस्किट मिलते हैं बेटा, है ना? ये सारे गुड्स आप अलग अलग ले सकते हो बेटा। और फरसान मिलता है बेटा, है ना? अरे यस 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 बेटा, क्लियर? पर सर आप मान लो, सर आप देखना उस दुकान पर, स्वीट शॉप पर, सर जब फेस्टिवल के ओकेजन होते हैं बेटा, दीपावली का ओकेजन, उसमें कॉम्बो पैक मिलते हैं बेटा। कॉम्बो पैक में कुछ मिठाई होती है, कुछ चॉकलेट होती है, कुछ नमकीन होती है, कुछ कुकीज होती है, कुछ ड्राई फ्रूट्स होते हैं, और सब मिला के ₹2,000 का वो कॉम्बो पैक है बेटा, मान लो, हाँ है ना? अब आप मुझे बताओ, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में क्या ये साथ में सप्लाई होते हैं कभी भी? क्या नहीं, सब अलग अलग सप्लाई होते हैं यार। पर उसने क्या किया? एक कॉम्बो बना के बेचा, एक गिफ्ट पैक में कॉम्बो बनाया और ₹2,000 चार्ज किए उसके। क्लियर? सिंगल प्राइस बेटा, क्या है ये?
अलग अलग प्राइस नहीं है सबका बेटा, एट अ सिंगल प्राइस दीज आर सप्लाइड, पर ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सप्लाई। अब क्वेश्चन होता है क्या, उस 2000 पे रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा बेटा, है ना, मिठाई पे सपोज रेट ऑफ टैक्स है कितना 5%, कितना 5, कुकीज बिस्किट पे रेट है मान लो 12%, सर दूसरे कुछ गुड्स उस पे रेट कितना है बेटा 18%, चॉकलेट की रेट कितना है 28% मान लो बेटा, और उसमें चॉकलेट थी केवल 100 रुपए की बेटा, बाकी सब तो दूसरा गुड्स था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पूरे 2000 को किस में क्लासिफाई करेंगे, चॉकलेट्स में क्लासिफाई करेंगे, और पूरे 2000 पे 28% टैक्स लगेगा, है ना। द गुड्स विच गिव्स गुड्स और सर्विस विच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, पूरे कॉम्बो पैक को उसमें क्लासिफाई करके हम हाईएस्ट टैक्स लगा देंगे बच्चों। भारत माता की जय। शायद मेरी बात आप तक पहुंच रही है बेटा, है ना भाई, दिस इज कॉल्ड मिक्स सप्लाई। सर तो आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बताओ बेटा, कि केवल 100 रुपए की चॉकलेट की वजह से क्या लग गया बेटा 28% टैक्स, तो क्या करने का मुझे बताओ बेटा, अगली बार उस कॉम्बो में चॉकलेट डालने का नहीं बेटा, इसलिए तो आप सीए कर रहे हो मेरे भाई। सर इसलिए तो आप सीए कर रहे हो कि आप अपने क्लाइंट को एडवाइस कर पाए कि अगर कभी भी मिक्स सप्लाई वाला कॉम्बो बना रहा है तो ऐसा कोई गुड्स उसमें मत डालो कि इसमें हाईएस्ट रेट हो बेटा बहुत ज्यादा, है ना मालिक। हम पढ़ क्यों रहे यार, ताकि हम प्लान कर पाए, दिस नॉट इवेजन, दिस इज प्लानिंग, समझे मेरी बात। अब वो बिजनेसमैन का डिसीजन है कि उसको चॉकलेट इंक्लूड करने की नहीं करनी, इट्स हिज ओन चॉइस, आप उसको बता सकते हो ये, क्लियर, समझे मेरी बात। व्हेनेवर ट्रांजैक्शंस आर ऑफ मिक्स सप्लाई देन द कंपोनेंट व्हिच गिव्स इट हाईएस्ट लायबिलिटी, हम पूरे कॉम्बो को इसमें क्लासिफाई कर देंगे बेटा, बोलो यस सर। एक और एग्जांपल दूं बेटा आपको मैं, मान लो आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए, कहां, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेटा, गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी में जो मिस्टर जेठालाल रहते हैं उसकी दुकान पे आप गए बेटा, वहां क्या मिलता है बेटा, जेठालाल बेटा। सर बबीता, सर सुनना बात को ध्यान से, जलेबी फाफड़ा तो बेटा खा के फिर वो, सर इधर ध्यान दे। सर मान लो अब आप इलेक्ट्रॉनिक शोरूम पे गए, आपको एक टीवी खरीदना था, एक रेफ्रिजरेटर परचेज करना था, एक माइक्रोवेव परचेज करना था, एक वॉशिंग मशीन परचेज करनी थी, एक एसी परचेज करना था बेटा, ध्यान से सुनना, गलती मत कर देना, भावनाओं में बह गए तो गड़बड़ हो जाएगी बेटा। मालिक अब आप लोग वहां गए, उसने पूछा सर आपको क्या क्या चाहिए, आपने ये गुड्स बताया, आपने सब गुड्स पसंद किए, उसने बोला एसी ₹35,000 का, माइक्रोवेव 15,000 का, टीवी 30,000 का, ये इतने का, ये इतने का, सब मिला के 1,21,000 हो रहे थे बेटा। सर 1,21,000 हो रहे थे, आपने बोला साहब मैं तो इतनी सारी गुड्स खरीद रहा हूं, है ना, कोई कॉम्बो बना के दे दो साहब मेरे को डिस्काउंट। बात को समझने की कोशिश करना प्लीज, रिक्वेस्ट मेरी आपसे। सर मैं अगेन कह रहा हूं, सर एग्जांपल अच्छे होंगे पर आप गलती मत कर देना बेटा, भावनाओं में नहीं बहना है बेटा। मालिक लैंग्वेज पे ध्यान, लैंग्वेज पे कमांड होना चाहिए आपका कि मैं क्या बोल रहा हूं। सरकार आपने बोला ये सब है साहब, तो उसने क्या किया, ठीक है ठीक है ठीक है, सब मिला के 1,10,000 में आपको बस, और उसने एक सिंगल बिल बनाया जिसके अंदर ये लिखा एक टीवी, एक माइक्रोवेव, एक फ्रीज, एक ये एक वो, और सब मिला के एक ही प्राइस लिखा कितना, 1,10,000 सिंगल प्राइस चार्ज किया बेटा। अब बताइए ये कंपोजिट है कि मिक्स है बेटा, क्या ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होते क्या ये सब यार बेटा, नहीं होते ना यार बेटा यार, क्लियर। ये क्या है बेटा, मिक्स सप्लाई है, और मिक्स सप्लाई है तो ऐसे केस में हाईएस्ट लायबिलिटी जो भी गुड्स इसमें से देगा, अब हर इंडिविजुअल गुड्स पे रेट ऑफ टैक्स देखना है बेटा, अगर किसी भी एक गुड्स का रेट ऑफ टैक्स जो हाईएस्ट होगा उसको हम ले लेंगे और पूरे 1,10,000 पे वो रेट ऑफ टैक्स लगा देंगे। भारत माता की जय। कोई खास बात, चलिए केस नंबर 2, गलती मत कर देना, अच्छे अच्छे लोगों ने गलती करी है केस नंबर 2 जो बोल रहा हूं उसमें। मालिक वही गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, वही शोरूम वाला, यहां आप गए, आपने वो 5 गुड्स पसंद करी, अरे हाँ ना भाई, सर यहां से आपने वो 5 गुड्स पसंद करी और उसको बोला क्या सर कितने का है, उसने बिल बनाया, सॉरी कितने का, 1,21,000 का बेटा, सुनना बात को ध्यान से, और उसमें जो बिल बनाया
उसमें लिखा टीवी 25,000 रुपए, फ्रीज 21,000 सपोज। सर जो भी उसने लिया XYZ 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 सबकी प्राइस अलग अलग उसने लिखी, टोटल था 1,21,000 रुपए बेटा। 1,21,000 वॉज द टोटल प्राइस। बिल में सबका, अच्छा बिल एक ही था बेटा, पर सबका प्राइस उसने अलग अलग मेंशन किया था ऑन द इनवॉइस। सर आपने बोला सर इतनी सारी गुड्स ले रहा हूं भाई साहब, ये 1,21,000 जो आपने लिखा है, मैं तो आपको शगुन के 1,11,000 दे रहा हूं, ये लो चेक, दिमाग खराब मत करो, आपको जो समझना है सेम साहब। तो समझ डन, डील क्लोज्ड। बताइए ये कंपोजिट सप्लाई है, मिक्स सप्लाई है, या क्या है? क्या रेट ऑफ टैक्स से टैक्स लगेगा? भाई साहब न तो ये, अच्छा कंपोजिट तो है ही नहीं बेटा, कंपोजिट तो है ही नहीं बेटा, ये क्या है? मिक्स है क्या? दिस इज माय क्वेश्चन। अच्छा कंपोजिट क्यों नहीं है? क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता। क्या ये मिक्स है? क्या ये मिक्स सप्लाई है? इज इट अ केस ऑफ मिक्स सप्लाई? व्हाई नॉट? बिकॉज इन केस ऑफ मिक्स सप्लाई सिंगल प्राइस इज चार्ज्ड। यू टेल मी, क्या इस सप्लायर ने सिंगल प्राइस चार्ज किया है क्या? आपने पेमेंट सिंगल किया है, ही डोंट केयर। मैं तो कह रहा हूं तूने बेड डेप्ट कर दिया बेटा, तू पेमेंट कर ही मत। उसे क्या सप्लायर का मतलब ये मान लेंगे उसने सिंगल प्राइस चार्ज किया है क्या? क्या उसने बिल में सिंगल प्राइस चार्ज किया है? नो, उसने रेस्पेक्टिव गुड्स रेस्पेक्टिव वैल्यू चार्ज किया है। इट इज नॉट अ केस ऑफ मिक्स सप्लाई एट ऑल। यहां पे आपने सिंगल पेमेंट किया है। सिंगल पेमेंट करना डजंट मीन कि सिंगल प्राइस है बेटा, हाँ है ना भाई? इट इज नॉट अ केस ऑफ मिक्स सप्लाई। ऐसे केस में जो इसकी वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेट ऑफ टैक्स है, ये जो वैल्यू है इस पे मल्टीप्लाई बाय इसका जो रेट है, ये जो वैल्यू है इसका मल्टीप्लाई बाय जो इसका रेस्पेक्टिव टैक्स रेट है बेटा, हाँ है ना भाई? वो लगेगा, बात खत्म। क्लियर? समझे मेरी बात? ये आया था एग्जाम में क्वेश्चन बेटा। अच्छा आउट। क्लियर? इट इज नॉट अ केस ऑफ मिक्स सप्लाई, इट इज नॉट अ केस ऑफ ऑब्वियसली कंपोजिट सप्लाई नहीं है बेटा ये, और मिक्स भी नहीं होगा क्योंकि सिंगल प्राइस चार्ज नहीं किया। ऐसे केस में रेस्पेक्टिव वैल्यू रेस्पेक्टिव रेट रेस्पेक्टिव टैक्स, भारत माता की जय। क्लियर? डन। आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट बेटा। ये था क्या? कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई के कुछ एग्जांपल के साथ मैंने आपको बताया बेटा। क्लियर? डन। शायद आपको मेरी बात समझ में आ गई। अच्छा अब सुनिए, अब देखो बेटा एक बात और, कौन सा ट्रांजैक्शन कंपोजिट है और कौन सा ट्रांजैक्शन मिक्स सप्लाई है? इट डिपेंड्स ऑन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस, इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। देयर इज नो सिंगल जैकेट फॉर्मूला व्हिच कैन डिफाइन कि ये कंपोजिट और ये मिक्स है। आपको हर इंडस्ट्री वाइज एनालाइज करना पड़ेगा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई होता है कि नहीं होता है। इसलिए मैंने एग्जांपल आपको वही दिए जो आप डे टू डे लाइफ में देखते हो बेटा। हर इंडस्ट्री वाइज आपको अलग अलग एनालाइज करना पड़ेगा कि सर ये कंपोजिट है कि मिक्स है, और अगर कंपोजिट है तो उसमें अगेन ये एनालाइज करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल एलिमेंट क्या है, हाँ है ना? इट डिपेंड्स ऑन ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन। क्लियर? समझे मेरी बात बच्चों? हाँ है ना भाई? यस, इनफैक्ट खुद लॉ में ये बात लिखी है बेटा, कि खुद एनालिसिस में मैंने ये बात लिखी है कि देयर इज नो सिंगल जैकेट फॉर्मूला जो डिफाइन कर सकता है कि ये कंपोजिट है और ये मिक्स है बेटा। क्लियर? इट डिपेंड्स ऑन केस टू केस कि कौन सा कंपोजिट है कौन सा मिक्स्ड है बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर? ये सारे एग्जांपल जो मैंने आपको दे रखे, मैंने आपको बता रखे। जैसे मैंने आपको मार्केट का एग्जांपल दिया ना बेटा, कि आपके घर पे डिलीवर किया 10 लाख रुपए में बेटा, मैंने ऐसे ही मैंने रेडीमेड गारमेंट का एग्जांपल दे दिया। आपने कपड़े ऑर्डर किए, मैंने आपके घर पे डिलीवर किए बेटा, पैक किया, ट्रांसपोर्ट किया, ये सब क्या है? कंपोजिट सप्लाई है। प्रिंसिपल एलिमेंट इज सेल ऑफ गुड्स। ठीक है मालिक? अरे यस नो? ठीक है सर। अब कुछ मैं आपके सामने, अच्छा मैंने आपको स्वीट शॉप का एग्जांपल दिया क्या बेटा? चॉकलेट्स कॉम्बो पैक बनाया बेटा, वो रहा है एग्जांपल बेटा। ठीक है सर, जैसे सुनना, आपने फ्रिज खरीदा बेटा, आपने कभी देखा फ्रिज के साथ में बोतल फ्री आ रही है बेटा? कभी देखा क्या आपने? मैंने तो नहीं देखा बेटा। बोतल मतलब वो पानी की, खम्मा नहीं रहे पागल सर, पानी की खाली बोतल, स्टील बोतल्स बेटा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फ्रीज खरीदा तो फ्रीज ही मिलता है यार, उससे साथ में सप्लाई क्या मतलब? इट्स अ मिक्स सप्लाई। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में साथ में सप्लाई नहीं होता। सिंगल प्राइस चार्ज किया ना बेटा, इट्स अ मिक्स सप्लाई। मिक्स सप्लाई तो हाईएस्ट रेट जो होगा वो लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई? कोई खास बात? चलिए अब 2-3 सर्कुलर दे रखे, वो तुम्हें समझाता था बेटा। सुनना,
मेरे को 5-6 मिनट लगेंगे, उसके बाद 5-6 मिनट और लगेंगे और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा बेटा। क्लियर? तो पढ़ा देता हूं ना बेटा मैं आपको, 10 मिनट लगेंगे सर, चैप्टर खत्म हो जाएगा यार 10 मिनट के लिए बेटा। कल तो पढ़ना ही है बेटा एनीवेज। सर सुनो बात को ध्यान से, थक गए क्या आप लोग? पक्का? ज्यादा थक गए क्या? नहीं हो रहा बेटा? यही संघर्ष है बेटा। सुनो ध्यान से बात को सर। ओके 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 सर चलिए, बहुत है इसके लिए बेटा। 5 मिनट का ब्रेक दे दूं बेटा मैं, तो एक काम कर 5 मिनट बाद ब्रेक लेना बेटा। ओके सुनना, डन डन। पर समझ में आया कि नहीं आया कंपोजिट और मिक्स बेटा? अरे क्लियर? पक्का? 100%? गुड। आई होप जीएसटी समझ में आ रहा है बेटा आपको? ठीक है, वी वोंट स्ट्रेच, डोंट वरी सर। पर हाँ मेरा टारगेट क्या है बेटा, आपके एंड पे होना चाहिए बच्चों। ठीक है, आज जो आपने पढ़ा है सर वो आपके एंड पे होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा बेटा मेरी बात, एक मिनट और। सर जब आप नंबर ऑफ पेज देखेंगे ना बेटा, होस्ट आपको ज्यादा दिखेंगे बेटा, पर आप देखना ध्यान से, लो का पार्ट तो केवल 2 या 4 लाइन का ही है बेटा। वो उसके बाद उसके एग्जाम्पल्स है, एनालिसिस है, जो मैंने यहाँ पे बोल के आपको एग्जाम्पल दिया ना बेटा, वही वहां लिखे होंगे बेटा, नाम चेंज हो जाएगा बेटा वहां पे केवल। क्लियर? तो उसको देख के डरने का नहीं, केवल आपको क्या करने का, नोवेल की तरफ पढ़ने का बेटा उसको। क्लियर? पहले क्या करेंगे आप लोग, जो मैंने एग्जाम्पल दी उसको आप विजुअलाइज करेंगे और उस एग्जाम्पल का नाम वहां लिख देंगे बेटा बुक के अंदर बेटा। हाँ है ना भाई? उसके बाद आप उसको क्या करेंगे, रीड करेंगे बच्चों। क्लियर? एंड डोंट ट्राई टू मग इट अप बेटा। मैंने आपको याद कराना था वो मैंने आपको याद करा दिया है। सर आपको बिल्कुल लैंग्वेज का भी चिंता नहीं करना, लैंग्वेज भी मैं आपको याद करा दूंगा, याद हो चुकी बेटा आपको लैंग्वेज, डोंट वरी फॉर दैट। ओके क्लियर? प्लीज सर रिक्वेस्ट क्या है, आपके एंड पे होना चाहिए, आप लोग पढ़ के आएंगे तो ही ये लेक्चर खत्म होंगे। सर लेक्चर खत्म करना शुड नॉट बी अ टारगेट, आपके एंड पे सब्जेक्ट पूरा होना शुड बी द टारगेट बेटा। ओके दोस्तों, जो भी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे बच्चों, आप लोग भी प्लीज, आपको मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, अगर आपके पास बुक नहीं पहुंची, बुक तो आज डिस्पैच होगी तो आपको मिल जाएगी, पर हाँ तब तक के लिए मैंने आपको पीडीएफ शेयर किया हुआ, प्लीज 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 सर आपके इन पे आप इसको रिवाइज करिए। बुक्स आज हमको यहाँ पे मिल गई है, मैंने आपके लिए डिस्पैच करवा दिया बेटा आज। ओके आपको मिलना शुरू हो जाएगी 1-2 दिन में बेटा, पर हाँ तब तक के लिए सर उस पीडीएफ से आप लोग शेयर कर, आप रिवाइज कर सकते हो। पर बच्चों पॉइंट क्या है, आपके इन पे कंप्लीट होना बेटा। ठीक है, देखो कोई भी कोच, कोई भी टीचर सर आपको समझा सकता है, सर आपको सिखा सकता है, आपको डायरेक्शन दे सकता है, पर सर सीए तो आप खुद को बनाएंगे बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? जो भी प्रोफेशनल कोर्स में आप है, सीए सीएस सीए में, वो अगर आपको सक्सेस होना है तो उसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी। वी कैन हेल्प यू आउट बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? हम पूरा दिल लगा के, मैं आपको पूरा दिल से पढ़ा सकता हूं, पर सर मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी बच्चों। क्लियर? पक्का? डन। चलिए सरकार मिलते हैं कल। सर ध्यान देना बेटा, हमने आज क्या पढ़ा, सप्लाई की डेफिनेशन पढ़ ली बेटा, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा क्या, सेक्शन नंबर 7 सप्लाई, सेक्शन नंबर 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, और सेक्शन नंबर 9 लेवी वाला सेक्शन बेटा। हाँ है ना भाई? और सेक्शन नंबर 8 के बाद जो सर्कुलर दे रखे वो हम कल पढ़ेंगे बेटा। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच, पर यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे बेटा। थैंक यू, बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।